Hello. Sir, you can begin. Okay. Yes. Good morning, students. Hello. 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 Now, 1 minute, sir. 1 minute, sir. Let me. can I go ahead? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Let me introduce first. Hello. Good morning to everyone. Before we start the webinar, let me introduce first about our speaker, Nagarajan Iyer, sir. Sir has completed in diploma in mechanical engineering and his specialization in tool engineering in 1981. Sir recently retired from the Banco Products India Limited, Baroda. Sir was retired in June 2020, just recently retired last month. Sir has used total 39 years of experience in tool room and tool manufacturing department. Sir has served different industries. Sir worked with ABB for 1 year, Siemens for 6 years, Halda Typewriter for 3 years, Almex Industries for 7 years, C. Mahindra for 4 years, and with Banco Products Limited, Sir worked as a senior manager tool room for 18 years. For any manufacturing industries, it is said that every rupee saving in tooling cost is directly converted into the profit of the organization or profit of the company. And Sir has made lot many innovations, product related innovations, tool related innovations during his working of 39 years. I welcome you, sir. On behalf of our college, Parul PIET Diploma Studies College and Parul University, I heartily welcome you, sir. And for all the students, if you have any doubt or any question, please WhatsApp me. So I will share with sir and sir will clear your doubts. So I request you, sir, to start the webinar. Thank you, sir. Nilesh bhai, thank you very much. And students, good morning. Welcome to the webinar. Now, Nilesh sir has given you already brief introduction about what is the role of jigs and fixtures. It saves every rupee in the company, right? In the manufacturing process. So I will just give a small introduction about the product concept and the development cycle. Now, whenever any product is conceived, मतलब जब भी किसी को आइडिया आता है इस तरह एक प्रोडक्ट बन सकता है, फिर उसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले एक प्रोटोटाइप प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसका टेस्टिंग, उसका एवेल्युएशन, ये सब हो जाएगा। उसके बाद उसको स्मॉल बैचेस में प्रोडक्शन चालू करेंगे, उस बैचेस को फिर से टेस्टिंग करेंगे सभी तरीके से, फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अब जब प्रोटोटाइप प्रोडक्ट और जो इनिशियल स्मॉल बैच प्रोसेस थोड़ी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से महंगे होंगे, मगर फर्दर जो प्रोडक्शन चालू करना है उस टाइम प्रोडक्ट को कॉस्ट को नीचे लाना पड़ेगा, तभी हम लोग मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहेंगे प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और जनरली सबसे पहले जो मार्केट में प्रोडक्ट ला रहा है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अब ये जिग्स एंड फिक्सर का मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता है। थ्रू आउट द प्रोडक्ट साइकिल हमको कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाना पड़ेगा, ये सतत सुधारा करते रहना पड़ेगा और फर्दर आपको एक एक सेविंग्स करते जाना पड़ेगा। उस हिसाब से जब कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम करने पड़ेंगे, उसके लायक हर कंपनी को गियर अप करके उसको मीट करने के लिए तैयारी में रहना पड़ेगा। अभी इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं आगे चालू करता हूं। अब प्रोडक्ट को जिग्स एंड फिक्सर के यूज करने की क्या जरूरत है?
अगर हम बनाएंगे, समझ लीजिए कोई भी चीज को मार्किंग करके कुछ मैनुअल मेथड से, फिर जब असेंबली प्रोसेस जो होंगे उसमें आपको हर पीस हर चीज के साथ असेंबली नहीं हो पाएगा, आपको सेलेक्टिव असेंबली करना पड़ेगा। और ये बैच प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन के अंदर इसके कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए हमको जिक्सन फिक्सर यूज करके एक्यूरेट पार्ट्स बनाएंगे तो असेंबली रैंडम असेंबली प्रोसेस में होगा। आपने शायद पढ़ाई किया होगा सेलेक्टिव असेंबली और रैंडम असेंबली, राइट। रैंडम असेंबली इस हिसाब से जरूर पड़ता है। आपको रैंडम असेंबली में कॉस्ट कम होगा। असेंबली लाइन में आदमी लोग बैठे होंगे, जो पार्ट्स उनके हाथ में आया उसको लेके उसको दूसरा उसके मेटिंग पार्ट्स के साथ असेंबली करना है, तब वो असेंबली बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठेगा उस टाइम में रिजेक्शन पार्ट्स निकलेगा। रिजेक्शन पार्ट्स का कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ ऐड किया जाएगा, तब वापस आपको महंगा होगा, आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। इसलिए हमको जिक्सन फिक्सर और उसके अंदर की जो बिल्ट इन एक्यूरेसी है उसके लिए बहुत ध्यान देना होगा। I'll go to the next slide. Now when the parts are started for production, जो प्रोटोटाइप में था वो प्रोसेस को छोड़ के अभी रेगुलर प्रोसेस में आ जाएंगे, जबकि सैंड कास्टिंग, मेटल मोल्ड, फोर्जिंग, वेल्डिंग, एक्सट्रूशन एटसेट्रा, इस प्रोसेस से प्रोडक्ट बनेगा। और उसको फर्दर उसको प्रोडक्ट को फिनिश करने के जो काम है उसको हमको ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, टर्निंग, ब्रोचिंग एटसेट्रा में करना पड़ेगा। अभी ये सब करने के लिए हमको पार्ट्स को अपने अपने मशीन के ऊपर प्रॉपर तरीके में लोकेट करवा के, उसको क्लैम्प करवा के, उसके जो सेटिंग करवा के करना होगा। इसका उपाय में आता है जिक्सन फिक्सर्स। जिक्सन फिक्सर्स ये काम कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से अभी जब आदमी भी आपको ऑर्डिनरी पर्सन से काम चल सकता है, ऑर्डिनरी पर्सन को काम कंपोनेंट को रखना है जिक्सन फिक्सर के अंदर और उसको लाइक जो काम उसको बताया गया उससे करते जाना है, उसको एक्यूरेसी अपने आप से होगा। अब उसको आपको चेक करने के लिए आपको शुरुआत में जो जिक्सन फिक्सर से निकल रहा है पार्ट्स को शुरू में सैम्पलिंग चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल करना पड़ेगा। उसके बाद पेट्रोल इंस्पेक्शन जो कहते हैं उस हिसाब से लाइन में इंस्पेक्शन के पर्सन घूमते रहेंगे, हाथ में कंपोनेंट लेंगे, चेक करेंगे, उस हिसाब से लाइन चलता रहेगा। अभी इसके अंदर आप इसको स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एनालिसिस में चेक करेंगे, ऑल द पार्ट्स शुड फॉर्म अंडर द बेल कर्व। आपने शायद पढ़ाई किया होगा या तो आपको आगे आएगा। जो बेल कर्व है वो कंपोनेंट के टॉलरेंस के डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो इट शुड बी ए स्मूथ बेल कर्व, जबकि आपका प्रोसेस कंट्रोल में रहेगा। जी, अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी जस्ट आपको कुछ मन में इस मोमेंट में क्या लाएगा इसके लिए कुछ प्रोडक्ट बता रहा हूं। अभी इट लुक्स लाइक ए गियर पंप। ये गियर पंप के अंदर देखेंगे कुछ हाउसिंग है, कुछ बैक प्लेट है, फ्रंट प्लेट है और अंदर गियर्स है, गियर्स के बेरिंग्स है, ये सब है इसके अंदर। अब दोनों बाजू जो कवर लग रहा है, कवर के अंदर होल्स है, बॉडी के अंदर टैपिंग है और टॉप कवर में भी कुछ होल्स है। तो ये सब किस तरह करेंगे? ये सब करने के लिए हमको जिक्सन फिक्सर की जरूरत पड़ेगा। लेट अस सी हाउ। अभी ये भी एक पंप है। पंप में देखेंगे ये फ्लैंज आता है और वो मोटर के साथ पंप बैठता है, वहां पर भी बोल्टिंग लगता है। ये सब जब आदमी असेंबली करेगा एक दूसरे के साथ बराबर रीते मैच होना जरूरी है। अगर मैच नहीं होगा पार्ट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। अभी जब जिक्स या फिक्सर जब बोलते हैं उसके अंदर कंपोनेंट को लोकेशन करना पड़ेगा करेक्ट पोजीशन में, यानी कि जिस तरह चाहिए उसी तरह बैठेगा, दूसरे कोई तरीके से बैठेगा नहीं है। इसको हम फुल प्रूफिंग या मिस्टेक प्रूफिंग भी बोलते हैं। इसके बाद उसको उस जगह पे क्लैंप होना जरूरी है। और ये जिक्सन फिक्सर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जो ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं उसमें ड्रिल को गाइड करता है एक एलिमेंट, टूल एलिमेंट, उसको बुश कहते हैं, जिग बुश। जिग बुश के गाइडेंस से ड्रिलिंग होता है। ओके, जब अदर फिक्सर्स की बात कर रहे हैं उसके अंदर वो टूल्स को गाइड करने के लिए कुछ चीज जनरली नहीं होता है, सिवाय मिलिंग में थोड़ा रेफरेंस लग रहा है, बाकी उसके हिसाब से अलावा कुछ नहीं। यानी कि जब जिग बोलेंगे टूल गाइड होता है और जब फिक्सर बोलेंगे खाली कंपोनेंट को पकड़ता है। इस चीज को आप माइंड में रख लीजिएगा।
अभी एडवांटेजेस को देखते हैं जिक्सन फिक्सर यूज करने की वजह से। व्हाट आर द एडवांटेजेस? सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना है, वो काम कर रहा है, और प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना है। मतलब आपको एकदम स्पीडीली काम होना चाहिए और उसकी एक्यूरेसी होना चाहिए ताकि आपका रैंडम असेंबली हो पाएगा। और इसको स्किल्ड आदमी लगाएंगे तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो लेस स्किल्ड आदमी से आपको काम करना पड़ेगा। और इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट विद असेंबली, मतलब रैंडम असेंबली के एक दूसरे नाम है इंटरचेंजेबिलिटी। तो कोई भी पार्ट्स को हाथ में पकड़ा, आपने असेंबली किया, असेंबली होके प्रोडक्ट अपना फंक्शन डिलीवरी करना चाहिए। अभी इस चीज में दूसरा भी काम होता है, क्वालिटी कंट्रोल को कॉस्ट को कम करना है। आप 100% एक एक पीस को लेके चेक करते रहेंगे वो शक्यत नहीं है। उसके बदले में आप अगर जिक्सन फिक्सर में से सबसे पहले जो पीस निकलता है उसको चेक करिए, अगर वो ओके है तो उसके बाद एक एक आवर में एक एक कंपोनेंट को लेके चेक करते रहिए, आपका प्रोसेस स्मूथ चल रहा है। और जो मैंने आपको बताया बेल कर्व, वो बेल कर्व के अंदर प्रोडक्ट का टॉलरेंस जो भी है वो सब उसके अंदर बैठेगा, और दिस विल सेव द 100% इंस्पेक्शन। अभी देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ जिक्सन फिक्सर्स। एक जिक्सन फिक्सर कहते हैं उसके अंदर क्या आता है, व्हाट इज कमिंग विद इन दैट। जनरली कंपोनेंट को रखने के लिए एक बेस चाहिए, जिस बेस के ऊपर कंपोनेंट बैठेगा, नंबर 1। अब यहां पर देख रहे हैं इस स्लाइड में लिखा है पार्ट, लिखा है दैट इज द पार्ट, और नीचे जो दिख रहा है वो बेस है। और ये ए बी सी है, वो पार्ट के नीचे है, तो 3 पिन है, इसके लिए एक सरफेस मिल जाता है। 3 पॉइंट्स मेक अ सरफेस, क्लियर। और डी ई है, वो बैक साइड में एक लाइन में 2 पिन दिए हुए हैं, तो इट मेक्स 1 लाइन। और जो एफ जो है इट्स अ सिंगल पिन, इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट इन द अदर डायरेक्शन। अब इस कंपोनेंट को हमको क्लैम्प करना है। लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द क्लैम्प। अब जब आप देखते हैं इसको जो लोकेट हो गया 2 साइड से, नीचे से 3 जगह से लॉक हो गया, बाकी को 3 डायरेक्शन को लॉक करने के लिए जो क्लैम्प लगाएंगे, उस क्लैम्प बाकी के डायरेक्शन से इसको टोटली रोटेशन बंद कर देगा। अब ये रोटेशन क्या होता है उसको देखते हैं। अब कोई भी कंपोनेंट को कहीं पर भी रखो, उसको 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ऑल द 6 डिग्री का फ्रीडम को दिखाता है, उसको आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। कंपोनेंट जिस पोजीशन में रखा गया उस पोजीशन में क्लैम्प हो जाना चाहिए, जबकि ड्रिलिंग या मिलिंग या कोई भी प्रोसेस करते हैं कंपोनेंट वहां पर स्टेडी रहना चाहिए। अभी ये जिग है, ये जिग के अंदर देखेंगे दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट जिग। सबसे पहले अभी टेम्पलेट जिग में 2 पोजीशन बताया हुआ है, टेम्पलेट को उल्टा करके बताया है। अभी उल्टा किया है, यहां पर मैं बताता हूं। यहां ये जो दिख रहा है 2 पिन है, कैन यू सी, एंड दिस इज द 3rd पिन। और ये बेस है, बेस के ऊपर बैठ गया। अब यहां से क्लैंप लग गया। ये क्लैंप जो है ये बोथ साइड क्लैंप है, तो यहां से स्क्रू को टाइट करेंगे, यहां से भी टाइट हो जाएगा, यहां से भी टाइट हो जाएगा। अब कंपोनेंट एकदम स्थिर पोजीशन में आ गया, ऑल द 6 फ्रीडम इज अरेस्टेड। अब इसी का उल्टा किया हुआ व्यू है। आप इधर देखेंगे ये जिग बुश है, ये जिग बुश को ये 4 स्थान पे बताया। ये कंपोनेंट में हमको ये जो पीला येलो कलर का कंपोनेंट है उसके ऊपर ये 4 होल गिराना है, ये हमारा मकसद है। अभी इसको यहाँ पर देखेंगे ये 4 जिग बुश है, ये सिंगल जिग बुश को बाहर निकाल कर बताया हुआ है इधर। अब इसको यहाँ पर गाइड है, थोड़ा सा चैम्पर होगा, उसके अंदर आपको ड्रिल जिग को हाथ से पकड़ के एनी ड्रिलिंग मशीन को बोले करके उसको आपको वहां पर ड्रिलिंग करना होगा। अब जब मोर देन ड्रिलिंग करना है, ड्रिलिंग और रीमर कभी टैपिंग करना है, यहाँ पर जिग बुश में स्लिप बुश का भी कॉन्सेप्ट आता है। स्लिप बुश यानी कि एक लाइनर बुश होगा, उसके अंदर आपको बुश चेंज करते रहना पड़ेगा। सबसे पहले समझ लीजिए आप लोगों को पहले प्री रिक्वायरमेंट है, बोल्ट क्या है डबल क्या है जानना जरूरी है। तो जिक्सन फिक्सर के अंदर ये 2 चीज की बहुत उपयोग होती है। जो स्क्रू है कोई भी चीज को अपने जगह पे पकड़ के रखेगा, और डबल जो है वो अपने पोजीशन को बचाएगा। कंपोनेंट अपने जगह पे रहेगा, कोई भी आदमी उस चीज को ओपन करेगा, दोबारा फिट करेगा, वो वही स्थान पर बैठेगा। इस काम 2 होता है। ये डबल पिन जो है आपको हर साइज में मिलेगा, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ये जो रैंडम साइज है उसमें मिलेगा। अब इसको होल बनाने के लिए आपको सबसे पहले ड्रिलिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा मटेरियल छोड़ना पड़ेगा, फिर एक रीमर आएगा, रीमर से होल होगा।
इसी तरह आपका प्रोडक्ट के अंदर भी कभी कभी आपको ये रिम किया हुआ होल की जरूरत पड़ता है, इसलिए मैंने ये समझाया आपको। अब रिम किया होल को बनाने के लिए प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले छोटा होल ड्रिल करना पड़ेगा। अब छोटा होल ड्रिल करने के बाद में आपको रिमिंग करेंगे, तो यानी कि ड्रिलिंग मशीन के ऊपर अभी ये 4 स्थान पे आपने ड्रिल लगा दिया। ड्रिल लगाने के बाद समझ लीजिए 6 के H7 के होल चाहिए, तो 6 के H7 के लिए हमने 5.8 की ड्रिल लगा दी। उसके बाद वो बुश को भी निकाल देंगे हम। अब बुश के नीचे लाइनर बुश है, उसके अंदर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या तो दूसरा बुश चेंज करके दूसरा रिमर को गाइड देके भी कर सकते हो। तो इस तरह आपको एक ही जिग के अंदर एक ही जगह पे कंपोनेंट को पकड़ा के आप ड्रिलिंग और रिमिंग दोनों काम कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए ड्रिलिंग एक स्टेशन पे होगा, बाजू वाला स्टेशन के ऊपर रिमर होगा, उसके बाद कंपोनेंट अनलोड किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। इफ आई वाज लिटिल फास्ट आई विल मेक इट अगेन स्लो। आपको कंपोनेंट में जहां 6 के रिमर की होल चाहिए, रिमर यानी कि उसकी एक्यूरेसी होता है नियरली 6 mm डायमीटर के अंदर आप H8 भी गिनेंगे, इट विल बी अबाउट अप्रोक्सीमेटली अबाउट 20 माइक्रोन टॉलरेंस, नॉट मोर देन दैट। उसके अंदर कोई गाइड पिन बैठ सकता है, तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले 5.8 का ड्रिल करना पड़ेगा। उसके बाद वो आगे वाला स्टेज में ले जाके जहां रिमर को भी दोबारा गाइड करके रिमिंग करना पड़ेगा, ये जरूरी है। आई होप आई मेड इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अभी ये दूसरे प्रकार के टेम्पलेट जिग है। टेम्पलेट जिग क्या होता है, कंपोनेंट को ऊपर हम सिंपली रख देते हैं और उसको क्लैम्प कर देते हैं, दिस इज अ टेम्पलेट जिग। अभी पहले वाला देखा वो भी टेम्पलेट जिग ही था। नाउ लीफ जिग। अभी जो लीफ जिग का जो होता है, लीफ जिग के अंदर एक स्वाइवलिंग या तो वो घूमने वाला एक चीज जिग प्लेट होता है, और जिग प्लेट को क्लैम्प आप खुलवा के उसको स्विंग करिए। स्विंग करने के बाद में आपको कंपोनेंट को नीचे बिठाना है। ये जो चीज है ये हिंज के ऊपर है और ये है क्लैंप। ये क्लैंप को खोल दीजिए और उसके बाद ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट को वहां पर अपने स्थान पर रख दीजिए और ये इसको क्लैंप करना है। फिर मतलब हिंज को नीचे लाके क्लैंप करना है। फिर ये जो 4 जिग बुश दिख रहे हैं उससे आपको होल्ड करना है। तो ये होता है लीफ जिग। तो लीफ जिग में काम थोड़ा फास्ट हो सकता है क्योंकि इसमें प्रोसेस सिंपल है। और दूसरा बॉक्स टाइप के जिग है, ये भी सिंपल है। इसके अंदर सब तरह से बंद होता है, उसके आपको नीचे कंपोनेंट को रखना है, अपने स्थान पर रख के क्लैम्प करना है। क्लैम्प करने के बाद में यहाँ पर ड्रिलिंग करना है, इसको बोलते हैं बॉक्स टाइप जिग। इसमें एक एडवांटेज ऐसा है, बॉक्स क्यों, वाई बॉक्स, वाई लीफ नहीं। अब ये बॉक्स को आपको तीनों साइड घुमा सकते हैं। आपको यहाँ जो बताया यहाँ पर भी आपको ड्रिलिंग करना है तो जिग को खड़ा कर दीजिए और यहाँ पर भी ड्रिलिंग हो सकता है, दूसरे साइड भी कर दीजिए। मतलब ऑलमोस्ट आपको 5 या 6 साइड में आपको ड्रिलिंग का काम करना है, ये आप बॉक्स टाइप के जिग से कर सकते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट है इंडेक्सिंग जिग। अब जहां मोर देन 1 होल ड्रिलिंग कराना है और पर्टिकुलर सीक्वेंस में करना है, यानी कि एक पीसीडी सर्कल के ऊपर आपको अगर 6 होल गिराना है, तो अभी ये कॉन्सेप्ट देखिए कैसा है। अभी ये जिग बता रहा है और इसमें ये जो वर्क लिखा है ये वर्क है और इसके अंदर 6 होल दिख रहे हैं, बराबर है। अभी यहाँ पर ये सामने क्लैंप है और ये जिग बुश है और यहाँ से ड्रिलिंग करना है। आपको यहाँ पर आपको पहले वाला ड्रिल करना है, फिर बाद में ये पिन को बाहर निकालना है, दूसरे होल में एंगेज करना है, तो ये इसको इधर क्लैंप कर देगा। ये वी से क्लैंप किया हुआ है, यहाँ पर वी क्लैंप है और यहाँ क्लैंप करने के लिए कैम टाइप यूज किया हुआ है, दिस इज अ कैम। आप ये लीवर को हटाइए तो ये वी थोड़ा फ्री हो जाएगा, कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं, फिर दोबारा नया कंपोनेंट को रख सकते हैं और ये 2 पिन के ऊपर लोकेट हो रहा है और यहाँ पर ड्रिलिंग हो रहा है। अब बाद में हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं, 6 बार इंडेक्सिंग करेंगे, ऑल द 6 होल्स जो है वो ड्रिलिंग हो जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। इंडेक्सिंग जिग में आपको समझ लीजिए 30 डिग्री इंडेक्सिंग में एक पीसीडी के ऊपर आपको अगर जो 6 होल गिराना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम में आता है। आपको 6 का ऊपर जिग बुश लेने की जरूरत नहीं है, एक जिग बुश लिया उससे आपको 6 का 6 होल ड्रिलिंग करा सकते हैं और पीसीडी भी मेंटेन होगा। अब हम आगे
जाएंगे फिक्चर्स में। ये फिक्चर्स के अंदर जनरली मिलिंग फिक्चर के नाम लें। मिलिंग फिक्चर में लोड थोड़ा हैवी होता है। ड्रिलिंग जिग में आप ड्रिलिंग जिग को हाथ से पकड़ के पेडस्टल ड्रिलिंग या रेडियल ड्रिलिंग कोई भी मशीन के ऊपर आप आराम से हाथ से पकड़ के कर सकते हैं। वो केवल ड्रिलिंग का ही लोड आएगा, और मिलिंग मशीन में ऐसा नहीं है। मिलिंग मशीन के ऊपर हैवी लोड आएगा। मिलिंग मशीन के ऊपर क्लैंपिंग मजबूत होना चाहिए, तो कंपोनेंट अच्छी तरह पकड़ रहे, और वो मिलिंग कटर जो है कंपोनेंट को अपने फिक्चर से उठा के फेंकने की कोशिश करेगा। उसके विरोध में अपना क्लैंप अच्छी तरह होना चाहिए। तो ये क्लैंपिंग मेथड बताया हुआ है। ये कोई भी कंपोनेंट है, इसको दोनों वजह से क्लैंप लगाया है, और ये जब जैसा बोल्ट टाइट करेंगे तो वो इक्वली दोनों वजह से टाइट हो जाएगा। अंदर स्प्रिंग्स रखे हुए हैं, इसको स्ट्रैप क्लैंप बोलते हैं। इस स्ट्रैप क्लैंप से इसको पकड़ा हुआ है। अब ये वापस फेस मिलिंग है। ये कोई पंप का हाउसिंग समझ लीजिए। ये पंप के हाउसिंग के अंदर आगे वाला फ्लैंज दिख रहा है, वहां पर पूरा फेस मिलिंग करना है। तो वहां पर जो कंपोनेंट बैठेगा उसके लेवल मिलना चाहिए। तो और सामने भी दूसरे भी लेवल है, यहाँ पर भी, इस साइड में भी, यहाँ पर भी हमको मिलिंग करना है, यहाँ पर भी मिलिंग करना है। तो ये इस तरह इधर वी जैसा है, इसके ऊपर फोर्जिंग या कंपोनेंट यहाँ पर बैठ जाता है, या इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होगा ये। और ये ऊपर से एक क्लैंप लगा हुआ है यहाँ पर। ये बहुत मजबूत क्लैंप है, ये देख रहे हैं, कम से कम M20 जितना तो होगा कंपोनेंट क्लैंप। और यहाँ अपने को सामने से हॉरिजॉन्टल फेस मिलिंग कटर से ये फेस को क्लीन किया जाएगा, जो डायमेंशन चाहिए वो मेंटेन किया जाएगा। और वो हो जाने के बाद में दूसरे सेटिंग में इस साइड से आपको ये मिलिंग करना होगा। तो यानी कि ये फिक्चर 2 बार मिलिंग मशीन के ऊपर सेटिंग होगा। एक बार ये फेस करने के लिए, दूसरी बार ये फेस करने के लिए। अब ये जो दिख रहा है ये वेल्डिंग फिक्चर है। अभी ये फैब्रिकेशन इंडस्ट्री के अंदर वेल्डिंग बहुत काम आता है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट बताता हूं आपको मैं। ये प्रोडक्ट है, यहाँ ग्रीन कलर के दिखते हैं, वो 4 फ्रेम लगा हुआ है। और इसके अंदर ये जो यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे ये 6 पीस लगा हुआ है, और यहाँ पर भी 1 पीस लगा, टोटल 7 पीस के साथ ये जो फ्रेम है, फ्रेम को हमको वेल्डिंग करना है। अब जब इस तरह का रिक्वायरमेंट आता है, उसको इस तरह किया जाता है। अब ये वेल्डिंग के फिक्चर के ऊपर कंपोनेंट को अपना आप लोकेट हुआ है। ये देखिए 4 कॉर्नर में जो 4 जो छोटे चीज लगे हुए हैं, ये 4 चीज के ऊपर एक ग्रीन कलर की कंपोनेंट सबसे पहले लोकेट हो जाती है। ये लोकेशन होने के बाद में यहाँ जो है ये 6 जगह पे, इसके ऊपर अपने अपने कंपोनेंट, जो सामने वाला कंपोनेंट जो बैठेगा उसको वहां पर ऊपर रखना है, उसको भी गाइड हो जाता है, वो अपने लोकेशन पे अपने स्थान पे बैठ जाएगा। अब आप इसको टैग वेल्डिंग करना है। ये थोड़ा मैं बड़ा करने के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लास्ट में करता हूँ। और यहाँ पर जो ब्लू दिख रहा है, यहाँ पर आपको टैग वेल्डिंग करना है। अब ये चीज जो बन जाएगा, फिर आपको जिक्सन वेल्डिंग फिक्चर्स में आपको कंपोनेंट रखने का इजी होना चाहिए। और जब वेल्डिंग हो जाएगा, कंपोनेंट को रिट्रीवल वहां से निकालना वो भी इजी होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रख के वेल्डिंग फिक्चर को डिजाइन करना पड़ेगा। और ये सामने है एक छोटा सा होल्डर है, ये होल्डर भी हमको लोकेट करना है। ये लोकेट करने के लिए यहाँ पर एक पीस लगा हुआ है, यहाँ दोनों बाजू 2 गाइड दिया है। जब कंपोनेंट को बिठाएंगे तो ये 2 गाइड के बीच में अपने स्थान पर बैठ जाएगा। फिर उसको भी हमको ये 2 जगह पे जो ब्लू बताया, वहां पर हमको टैग वेल्डिंग करना है। इसी तरह का ये भी एक वेल्डिंग फिक्चर है। इसमें अपने अपने कंपोनेंट को, ये जो लोकेशन पिन दिख रहा है उसके अंदर आपको लोकेट करना है। फिर बाद में उस कंपोनेंट को लोकेट करके वेल्डिंग करके फिर बाद में हमको वो कंपोनेंट को वहां से निकाल देना है। दिस इज ऑल्सो वेल्डिंग फिक्चर। अब जब वेल्डिंग फिक्चर में ऐसा हो सकता है कि कहीं पर आपको वेल्डिंग रॉड को पहुंच नहीं पाएंगे, वेल्डिंग रॉड, तो उसके हिसाब से इसको थोड़ा रोटेशन टाइप जिग बताया हुआ है बड़ा कंपोनेंट के लिए। तो ये कंपोनेंट को, हर कंपोनेंट को रख के पूरा ये करने के बाद में
ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट के ऊपर थोड़ा घुमा के वेल्डिंग रॉड के एक्सेसिबिलिटी के लिए आप इसको थोड़ा घुमा के उसको आराम से वेल्डिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। टर्निंग फिक्सर। टर्निंग फिक्सर के ऊपर नाम से पता चलता है कि टर्निंग फिक्सर जो है वो लेथ में लगा है। तो लेथ में कुछ कॉम्प्लिकेटेड काम, जो चीज को हम चक में पकड़ नहीं सकते हैं, उसको पकड़ने के लिए टर्निंग फिक्सर की जरूरत पड़ता है। और ये कहां पर लगेगा? लेथ में चक को हटा देंगे, वहां एक फेस प्लेट लग जाएगा, जो अभी ये फोटो में दिख रहा है। दिस इज द फेस प्लेट। ये फ्लैट प्लेट में इस तरह का होल्स होंगे, उसके अंदर आपको अपने जो फिक्सर को माउंट करना है। अभी ये फेस प्लेट के ऊपर ये फिक्सर बैठ गया। ये फिक्सर के ऊपर ये येलो कलर का कंपोनेंट बैठा है, इसको इस तरह का क्लैंपिंग लगा हुआ है। ये क्लैंपिंग लगा करके ये रेड कलर जो दिख रहा है, ये आपको मशीनिंग करना है। ये जहां जहां मशीनिंग चाहिए वो पूरा जगह पे लेथ के ऊपर टर्निंग के हिसाब से काम हो सकता है। हमारे पास और भी फिक्सर्स की ड्राइंग्स है, उसको भी जरा डिटेल में देखेंगे। ये कंपोनेंट के क्यू है, इसी का दूसरा व्यू भी बताता हूं। ये जो दिख रहा है, दिस इज द कंपोनेंट। ये यहां पर फिक्स सपोर्ट के ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद सामने से मूविंग वी लगा हुआ है। ये मूविंग वी कंपोनेंट को क्लैम्प करता है ये बोल्ट से। ये बोल्ट को टाइट कर, यहाँ उसके लिए बोल्ट के लिए सपोर्ट है। अब जब ये बोल्ट को टाइट करेंगे, कंपोनेंट यहाँ पर अपने स्थान पर टाइट हो जाएगा। नीचे बैठ गया फेस प्लेट के ऊपर और वी से लोकेट हो गया, यहाँ से लोकेट हो गया। अब कंपोनेंट कहीं हिल नहीं सकता है। अभी आपको अंदर का बोरिंग करना है, स्टेप बोरिंग करना है, रिसर्च करना है, ग्रोविंग करना है, जो भी काम है वो आप आराम से उसको कर सकते हैं। इसी का 3 डायमेंशनल व्यू देखिए, ये है। अभी जब टर्निंग फिक्सर आता है, टर्निंग फिक्सर के अंदर आप जो करते जाएंगे वो नॉट नेसेसरीली वो सब जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, यानी कि आपको उसको डायनेमिकली बैलेंस करना पड़ेगा। तो जहां पर भी जो लोड कम पड़ेगा उसके हिसाब से यहाँ पर ये डेड वेट लगा हुआ है। ये डेड वेट से ये जो टर्निंग फिक्सर है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो ये है जो येलो कलर का कंपोनेंट आगे वाला पिक्चर में देखे, ये वी ब्लॉक है, मूविंग वी ब्लॉक। ये बोल्ट है, ये फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड पार्ट फॉर सपोर्ट ऑफ द कंपोनेंट, ये फिक्स है क्लैम्प के लिए। ये पूरा फेस प्लेट के ऊपर लग जाएगा। नीलेश भाई किसी से पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। और तो मैं दूसरा जनरल बात करूंगा। No, sir, you just continue. We will discuss the doubts at the end of the session. ओके ओके। मिलिंग फिक्सर्स के अंदर मिलिंग फिक्सर्स के अंदर कंपोनेंट को सेटिंग के गेजेस होते हैं। सेटिंग गेजेस यानी कि क्या है, जब कंपोनेंट अपने स्थान पर बैठ जाएगा उसके बाद जो टूल को रेफरेंस लेके कंपोनेंट को डायमेंशन मेंटेन करने के लिए जो चीज होते हैं, तो उसको हम रेफरेंस गेज बोलते हैं। तो मिलिंग रेफरेंस गेज में सेटिंग किया जाता है कुछ फीलर गेज को लेकर के। उसके मेरे पास अभी फिलहाल फोटोग्राफ्स नहीं है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिलिंग कटर और जो रेफरेंस है उसके बीच में आपको पेपर जैसा कुछ फिल्म लेके फीलर गेज, इसमें भी 0.5, 0.1, 1 mm, 2 mm जो आप नक्की करेंगे
उसके हिसाब से वहां पर गैप दिया रहेगा। वो गैप को कटर को लेके वहां पर सेट करना है। सेट करने के बाद में आपको मिलिंग मशीन को चालू करके कट चालू कर देना है। तो अपना जो उसका जो डायमेंशन है, हाइट रिलेशन है, जो भी है वो मेंटेन किया रहेगा। तो इसको मिलिंग मशीन रेफरेंस गेज बोलते हैं, ये सेटिंग गेज। तो सेटिंग गेज से मिलिंग मशीन का कटर सेटिंग होता है। इट्स यूजिंग फीलर गेज और स्लिप गेज। और मिलिंग फिक्सचर में भी जहां आपको मोर देन वन फेस ड्रिलिंग मिलिंग करना है, जैसे कि आपको एक हेक्सागन बोल्ट का जो फेस है उसको अगर करना है, वहां पर भी इंडेक्सिंग टाइप मिलिंग फिक्सचर काम आते हैं। इंडेक्सिंग टाइप मिलिंग फिक्सचर में कंपोनेंट जिस फेस प्लेट में बैठा है उसको इंडेक्स किया जाता है। वो इंडेक्सिंग को लोकेट करने के लिए हमारे पास करीब 6-8 जितने पर फेस पर आपको मिलिंग करना है उतना होल्स होंगे। वो होल्स के ऊपर उसको इस तरह इंडेक्सिंग करना है। इंडेक्सिंग करके अलग अलग जगह पे उसका मिलिंग होता रहेगा। आपको 6 फेस 8 फेस जो भी है वो एक ही फिक्सचर के अंदर मिलिंग हो जाएंगे। ये जो स्ट्रैप क्लैंप मैंने बताया, स्ट्रैप क्लैंप के पीछे स्प्रिंग देने से ये क्लैंप जो है अपने आप थोड़ा सा उछल के पीछे आएगा। तो इस हिसाब से आपको कंपोनेंट वहां से निकालने का बहुत आसान रहेगा। ये इसके लिए ये इधर स्प्रिंग दिया जाता है। ये स्प्रिंग होने से कंपोनेंट को वो रिट्रीवल जो है वो इजी करता है। और ये क्लैंप को जनरली पीछे की तरफ एक हील की जरूरत पड़ता है। और ये क्लैंपिंग मेथड्स है बहुत तरीके के होते हैं। और ये जिक्सन फिक्सचर जब नाम लिया गया तो उसके अंदर हजारों लाखों आइडिया है। अभी कोई बनाएगा उससे बेटर तो आराम से बन सकता है। सबसे पहले जिसके कॉन्सेप्ट से जो बनाएंगे तो वो पर्टिकुलर क्लैंपिंग करेंगे, उसमें आपको 1 मिनट लगेगा क्लैंप करने के लिए कंपोनेंट को। अभी आप उसको सोचते जाएंगे, जैसा जैसा प्रोडक्शन बढ़ेगा आपको और सिंप्लीफाई करने के लिए देखेंगे। देयर आर लॉट ऑफ क्लैंप्स, न्यूमेटिक क्लैंप्स और कैम टाइप क्लैंप्स, क्विक क्लैंप्स, ऐसा उसके कोई लिमिट ही नहीं है। और सी वॉशर भी यूज होता है। सी वॉशर में क्लैंपिंग करने के अभी मेरे पास सॉरी स्लाइड्स नहीं है। अभी सी वॉशर का आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। सी वॉशर को जैसा आप बोल्ट को लूज करके हटाएंगे और सी जब हट जाएगा कंपोनेंट पूरा, वो बोल्ट को पूरा अनस्क्रू करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब सॉरी, नट को अनस्क्रू करने की जरूरत नहीं है। सी वॉशर को हटाएंगे कंपोनेंट पूरा अपने स्थान से हट जाएगा। आप आराम से दूसरे कंपोनेंट उसके अंदर रख सकते हैं और उसको क्लैंप करके अपना ऑपरेशन को शुरू कर सकते हैं। और ये जिक्सन फिक्सर्स के अंदर इतना जो ये होता है आइडियाज, वैरायटीज, उसके कोई लिमिट नहीं है। इट इज ओनली योर थिंकिंग। आप जो सोचते हैं कि इसको मुझे इंप्रूव करना है, इससे बेटर बनाना है, इससे बेटर बनाना है, ऐसा ऐसा आपको दरवाजा खुलता जाएगा। कोई अंतिम लिमिट नहीं है। जो एक आदमी ने बना दिया वो सही है, उससे बेटर हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं होता है जिक्सन फिक्सर में। अब ये टूल इंजीनियरिंग के अंदर आप देखेंगे जिक्सन फिक्सर से, और जो प्रेस के ऊपर लगता है शीट मेटल कंपोनेंट के, ये प्रेस टूल है और मोल्ड है। अब जब मोल्ड की बात होती है, आपको एक कंपोनेंट दिया गया, आपको मोल्ड बनाना है, उसका पोजीशन केवल एक ही है। आप उसी पोजीशन में उसको रख के मोल्ड कर सकते हैं, दूसरे कोई पोजीशन हो नहीं सकता है। एट द सेम टाइम आपको प्रेस टूल बनाना है। प्रेस टूल में 2-3 तरीके होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। आप उस पोजीशन में रख के उसको प्रेस का टूल बना के उसको आप करा के कंपोनेंट को फिनिश करा सकते हैं। जबकि जिक्सन फिक्सर की बात आती है तो जिक्सन फिक्सर के अंदर कोई लिमिट नहीं है। जिक्सन फिक्सर इज डिमांडिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ आइडियाज। तो उसके जस्ट कहने के लिए देयर इज अ बुक, आइडिया बुक, उसके अंदर भी बहुत सारा यू कैन सर्च, आइडिया बुक है उसका नाम। और दूसरा 1000 क्लैंपिंग मेथड्स फॉर जिग्स एंड फिक्सर्स। 1000 है कि 10,000 है मुझे याद नहीं है अभी।
तो वो भी बुक आप ढूंढ सकते हैं। उसके अंदर इतने सारे क्लैंपिंग्स के मेथड बताया हुआ है, तो उसकी कोई अंतिम लिमिट नहीं है। सो दिस कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। और इसके अंदर थोड़े बहुत ऑटोमेशन भी हो सकता है। और ऑटोमेशन मतलब लो कॉस्ट ऑटोमेशन को लेकर के कंपोनेंट को बिठाना है, क्लैंप करना है, सेंसर होंगे, सेंसर से कंपोनेंट सही जगह पे बैठ गया वो सेंस होगा, उसके बाद ड्रिलिंग मशीन से उस पर ड्रिलिंग हो जाएगा। ये चीज खास करके टैपिंग कंपोनेंट में बहुत काम आता है। जबकि छोटे छोटे कंपोनेंट को आपको टैपिंग करना हो, आप उसको एक हॉपर में डाल दीजिए, हॉपर से आएगा, अपने अपने आप वो शूट से अपने स्थान पे आके बैठेगा, 1 बाय 1 कंपोनेंट। वहां पर इंडेक्सिंग टेबल होगा, इंडेक्सिंग टेबल के अंदर हर एक जगह पे कंपोनेंट एक एक गिरेगा, उसको ले जाके रॉन्ग पोजीशन के कंपोनेंट अपने आप गिर जाएंगे, जो सही ढंग से बैठा है वही कंपोनेंट अपने स्टेज पे जाएंगे। इस तरह ऑटोमेशन होता है। मैं जस्ट आपको आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग, इफ पॉसिबल आई विल शेयर विद द वीडियोस लेटर ऑन। वो कंपोनेंट अपने टैपिंग स्टेशन पे आ गया तो वहां पर टैपिंग होगा, टैपिंग होने के बाद टैपिंग सही ढंग से हुआ, उसको जनरली एक एकदम एक बढ़िया सा आइडिया है, वो उसके अंदर पिन लगाकर चेक करते हैं। मतलब आपको M3 का टैपिंग किया तो उसके अंदर कोई भी साइज डिफाइंड आपका 2.55 2.60 को पिन लगाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा पिन जा रहा है नहीं जा रहा है। और इसमें गो नो गो का गेज की कॉन्सेप्ट होता है। गो नो गो गेज की कॉन्सेप्ट से उस कंपोनेंट को ओके नॉट ओके करके आप उसको रिजेक्शन या ओके करवा सकते हैं। अब जब गो नो गो गेज की बात आई तो मैं आपको और थोड़ा बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर एक गो नो गो गेज है, कंपोनेंट चेकिंग के लिए काम आता है। जबकि आपने ड्रिलिंग किया, रीमिंग किया, उसके साइज के अंदर गेज के आपने शायद सुना होगा, देखा होगा, गो नो गो गेज। जनरली ये गेजेस सॉरी स्लाइड्स नहीं है अगेन, वन साइड एक डायमीटर होगा जो होल के अंदर जाना चाहिए, दूसरे साइड आप पलटा के उसको डालेंगे, उस साइड से गेज के अंदर वो होल के अंदर गेज जाना नहीं चाहिए। तो इस तरह होगा तो दैट कंपोनेंट इज एक्सेप्टेबल कंपोनेंट, इट इज अ ओके कंपोनेंट। और अगर नो गो गेज अंदर गया तो रिजेक्ट, और गो गेज है जो अंदर नहीं गया वो भी रिजेक्ट। ये सब टूल मैनेजमेंट में काम आता है। जैसा कि आपने ड्रिलिंग किया, रिवर किया, अब रिमर की लाइफ खत्म हो गया, उसको वो प्लग गेज से जब पेट्रोल इंस्पेक्शन करता है उस टाइम में वो पकड़ा जाएगा, इमीडिएटली आप उसको टूल चेंज करके नया रिमर लगवा के प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है फर्स्ट ऑफ अप्रूवल के बाद में पेट्रोल इंस्पेक्शन और इसके लॉग, इस हिसाब से उसका प्रोडक्शन में बैच क्वांटिटी चलता है या मास प्रोडक्शन का क्वांटिटी चलता रहता है। और जो जब आप जिक्स एंड फिक्सर में ड्रिलिंग करते हैं मल्टीपल होल्स, तो मल्टीपल होल के सीडी भी चेक करने की एक बढ़िया सा आइडिया है। उसको हम अजास्टा भी आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा, और ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा। उसको आप 2 पिन से लोकेट कर सकते हैं, उसको डायमंड पिन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यानी कि अपना जो जिस तरह हम फिक्सर बात कर रहे हैं, देयर विल बी ए रिसीविंग गेज फिक्सर। अब जो रिसीविंग गेज फिक्सर्स के अंदर 2 पिन लगे होंगे, 2 पिन में एक पिन होगा वो कंपोनेंट के सही साइज का होगा, और दूसरे पिन होगा थोड़ा अलग से शेप, डायमंड का शेप बनाया होगा रहेगा। अब डायमंड का शेप उसको पूरा अच्छी तरह से कैलकुलेट करके वो पिन को अपने सेंटर डिस्टेंस में, नॉमिनल सेंटर डिस्टेंस में लगवा कर, और उसके डायमीटर के ऊपर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके वो अलग अलग डायमीटर बना के रखेंगे। अभी इस तरह इसमें होगा क्या, आप जो कंपोनेंट को उठाया और ये फिक्सर में डाला, जो कंपोनेंट में बैठ गया तो दैट इज एक्सेप्टेड कंपोनेंट। मतलब दोनों के बीच में का सीडी, अभी 2 होल है, 10 का होल है, उसके दोनों के बीच में का सीडी है 100 मिलीमीटर। आप आई थिंक यू कैन इमेजिन, या फ्लैट पीस, उसमें 2 बाजू 2 होल्स है और उसके बीच में का डिस्टेंस 100 एंड इट इज रिक्वायर्ड विद इन प्लस माइनस 0.1। आपको इसको चेक करना है। इसको चेक करने के ये चेकिंग फिक्सर काम आएंगे। उसमें एक पिन आएगा, वो 10 का होल के लिए आप 9.99 का बना दीजिए, उसमें जाके बैठ गया, वो तो हमेशा बैठेगा ही, क्योंकि जबकि होल आपका 10 होगा तो 9.99 तो बैठ जाएगा। जो दूसरे पिन है आप वो भी 9.99 बैठेंगे, बनाएंगे तो प्लस माइनस 0.1 आएगा, तो कभी कभी बैठने देगा, कभी कभी बैठने नहीं देगा, डिपेंडिंग अपॉन द सीडी डिस्टेंस। तो अभी उसको चेक करने के लिए वहां पर आप डायमंड लोकेटर लगा देंगे, और डायमंड लोकेटर के कुछ कैलकुलेशन होते हैं, और वो कैलकुलेशन आई कैन सेंड इट टू नीलेश सर, तो ही विल शेयर विथ यू। तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये डायमंड लोकेटिंग पिन से आप
उसका डायमीटर बनवा के उसको वहां पर रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो चेक करेगा कंपोनेंट के डिस्टेंस 100 प्लस माइनस 0.1 के अंदर है कि नहीं। उस तरह उसको आप अंदाज लगा सकते हैं कंपोनेंट ओके है या कंपोनेंट रिजेक्ट है। तो दिस इज द डायमंड पिन लोकेटर कॉन्सेप्ट। मैंने इसका स्लाइड बनाया था, अल्टीमेटली इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको। ठीक, अभी ये जनरली ये जो मिलिंग फिक्चर्स हैं, ये मिलिंग फिक्चर्स के अंदर कुछ चीज को हमको हार्ड करने की जरूरत पड़ता है। जहां पर वेयर एंड टेयर की जरूरत पड़ेगा उस चीज को हमको हार्डनिंग प्रोसेस करना पड़ेगा एंड टेम्परिंग करना पड़ेगा। हार्डनिंग टेम्परिंग करके जहां जो जरूरी है डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट उसको आपको 45-50 HRC रखना पड़ेगा। ये HRC जो होता है रॉकवेल हार्डनेस 150 kg लोड पर चेक किया जाता है, इसको सी स्केल बोलते हैं। इसका जब मटेरियल को हार्ड किया जाता है तो मटेरियल जो HCHCR हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील या तो ऑयल हार्डनिंग नॉन श्रिंकिंग स्टील यानी कि जो OHNS होता है, ये मटेरियल को जनरली हम हार्ड करते हैं, इट गेट्स अ हार्डनेस ऑफ अबाउट 60 HRC। ये 60 HRC को कम करके जहां जो कंपोनेंट है उसका जहां वेयर एंड टेयर के हिसाब से आपको 48 लाना पड़ेगा या 54 लाना पड़ेगा या 58 लाना पड़ेगा, फिर वो जिक्सन फिक्सर में उस तरह वो लग जाता है। अब ये जिक्सन फिक्सर्स होते हैं जनरली वेल्डिंग से फैब्रिकेट किया जाता है या तो बोल्टिंग से फिटिंग किया जाता है, तो बोथ द थिंग्स आर अलाउड। और ये मिलिंग फिक्सर्स को मिलिंग मशीन के ऊपर अपने स्थान पे बिठाने के लिए टेनेंट पिन आते हैं। ये टेनेंट पिन से मिलिंग मशीन के जो टी स्लॉट्स में आप देखेंगे मशीन्स जनरली टी स्लॉट्स के साथ आते हैं। आप शायद आप टी स्लॉट जानते हैं, टी स्लॉट नहीं जानते तो बोल्ट लगाने के लिए जो मशीन में स्लॉट है उसको टी स्लॉट कहते हैं। और बीच में एक स्लॉट आएगा और वो स्लॉट टी स्लॉट जैसा नहीं होगा, ब्लाइंड स्लॉट होगा। तो ब्लाइंड स्लॉट के अंदर साइज एक्यूरेटली मेंटेन किया रहेगा, वो मिलिंग मशीन के लेवल बराबर आएंगे। और उसके अंदर आप फिक्सर के बेस में 2 पिन दे देंगे। वो 2 पिन से फिक्सर को एक बार बनाया निकाला दूसरी बार सेटिंग कर रहे, वो 2 पिन जाके उस स्लॉट में बैठ जाएगा। तो अपने आप उसको जो अलाइनमेंट जो कहते हैं मिलिंग मशीन के हिसाब से 90 डिग्री या उसके पैरेलल में जहां जैसा चाहिए आपको उस तरह वो आराम से बैठ जाएगा। उसको टेनेंट पिन बोलते हैं। और वो जो स्लॉट मिलिंग मशीन में दिया है उसको टेनेंट स्लॉट बोलते हैं। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, टेनेंट एंड टेनेंट स्लॉट। तो ये टेनेंट पिन जो है राउंड पिन्स होते हैं, इट इज इक्वल टू द स्लॉट विड्थ। और उसमें आपको थोड़ा क्लियरेंस 02, 05 जितना जो चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द कंपोनेंट आप बना सकते हैं, वो अपने जगह पे बैठ जाएगा। तो दिस हेल्प्स इन इंडेक्सिंग द फिक्सर। फिक्सर अपने स्थान पे बैठाने के लिए वो काम आता है। हेलो सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हेलो। हाँ जी। वन क्वेश्चन आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट कि आपने जो इंडेक्सिंग जिग बताया सर, तो सपोज हमको कोई और डायमेंशन है जो डिग्री है मेरा इंडेक्सिंग का, आपने बताया कि 6 नंबर ऑफ होल 6 है तो 30 डिग्री पे हम कर सकते हैं, 60 डिग्री पे कर सकते हैं, वॉट एवर। तो ऐसा कोई 1 डिग्री 5 मिनट में 1 डिग्री एंड 5 मिनट का जो इंडेक्सिंग एंगल है उसके अंदर हम इंडेक्सिंग जिग बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? 1 डिग्री 5 मिनट्स? या हाँ, आराम से बना सकते हैं। ओनली प्रॉब्लम इज आपको जो होल है सबसे छोटे लेने पड़ेंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग होल 1 डिग्री 5 मिनट्स मतलब आपको ऑलमोस्ट कवर नहीं, मे बी 320 या 340 जितना होल्स आएंगे पेरिफेरी के ऊपर, राइट। जैसे अभी आई विल गो बैक टू यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये भले हम इधर 6 होल ड्रिलिंग का बताया है, यहाँ पर बहुत सारा होल है। अभी इस तरह आपको नजदीक नजदीक में होल आएंगे, तो ये जो डायमीटर है इसको आपको बढ़ा लेके जाना पड़ेगा। इसको आप बढ़ा करेंगे तभी आपको जो 1 डिग्री के इंटरवल में जो इंडेक्सिंग के जो ये इंडेक्सिंग पिन वाला जो होल है तो उसको आपको वहां पर स्थान मिलेगा। आप पिन भले छोटा डायमीटर, आप इधर ज्यादा लोड नहीं है, 3 का भी पिन ले सकते हैं, 4 का भी पिन ले सकते हैं, 8 का भी पिन ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर। अगर कंपोनेंट बड़ा साइज का है तो आपको आराम से वहां पर आपको जगह मिल ही जाएगा। अगर छोटे कंपोनेंट में आपको 105 में करना चाहते हैं तो वैसा शक्यत भी नहीं है। तो नेचुरली व्हेन यू आर ड्रिलिंग एट 1 डिग्री एंड 5 मिनट्स, सो दैट विल बी ए बिग कंपोनेंट, तो उसका जगह आराम से मिल जाएगा। इस तरह आपको जितना भी होल्स आता है इतना होल ये फ्लैंज के ऊपर ड्रिलिंग करना पड़ेगा। तो ये जो जिग प्लेट, ये जो इंडेक्सिंग प्लेट के ऊपर ड्रिलिंग करना है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसको बहुत एक्यूरेसी के साथ बनाना पड़ेगा।
सबकी आपका जो 1 डिग्री और 0.5 जो कंपोनेंट के ऊपर जो मिलेगा उसका एक्यूरेसी मेंटेन हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर। One more question I have received from the student. Okay, Yeah. what are the different parts of the fixers that you have? डिफरेंट, आई विल गो बैक टू अब यहाँ पर साइड में एलिमेंट्स ऑफ जिग्स एंड फिक्सर्स। एलिमेंट, इसमें एक बेस प्लेट होता है और नीचे भी लेग्स भी होते हैं। आपको ड्रिलिंग मशीन के ऊपर कंपोनेंट को आगे पीछे घुमाने के लिए अगर पूरे प्लेट रहेगा उसके वजन उसके ऊपर पड़ सकता है, उसके लिए लेग्स होते हैं। उसको जिग बटन भी बोलते हैं या लेग्स बोलते हैं, बटन बोलते हैं। और इसमें जिग बुश होता है जो मैंने आपको बताया था, और लोकेटिंग पिन होता है, और ये जो क्लैंप बताया था मैंने, क्लैंप होता है, और जिग प्लेट होता है। जिग प्लेट के ऊपर जिग बुश, स्लिप बुश, और जहां आप ड्रिलिंग, रिमिंग और टैपिंग ये सब साथ में करते हैं वहां पर स्लिप बुश आता है। ये मतलब ये 3 प्रकार के बुश आते हैं। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द जिग्स एंड फिक्सर्स, पर्टिकुलरली जिग्स। फिक्सर में तो देयर विल बी मेनी थिंग्स, इवन कैम क्लैंप भी आएगा, देयर विल बी मेनी थिंग्स। So these are the basic elements of the jigs and fixtures. दिनेश भाई ये 3 पॉइंट लोकेटिंग का मैं दोबारा समझा देता हूँ, लोगों को क्लियर हो जाएगा। Related to design, but the question is that how we finalize the design of fixer. So students want to know, suppose the dimension of the product is 100 millimeter and the tolerance is ±1. So how we finalize the design of the fixer according to the dimension of the product? Yes, yes. Abhi, it's a very good question. Now let us say the tolerance given on the part drawing is 100 ±0.1 millimeter. तो आपको जो जिग बनाएंगे इसके सेंटर डिस्टेंस है आपको 100 0 पे मेंटेन करना पड़ेगा। उसको मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस आएगा ±01। आपको जनरली जो पार्ट ड्राइंग में जो डायमेंशन दिया है टॉलरेंस उसके 1/10 लेना पड़ेगा, जिस तरह जिग का एक्यूरेसी बनेगा। आपको जब ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग में 2 जिग बुश के बीच में का डिस्टेंस 100 ±01 लिखना पड़ेगा, यानी कि 10 माइक्रोन। आपको कंपोनेंट के अंदर आपको ±0.1 चलता है, बट द जिग प्लेट विल हैव अ टॉलरेंस 100 ±01 ओनली। आई होप इट इज क्लियर। और अगर कंपोनेंट ड्राइंग के अंदर 100 +0.2 और -0 दिया गया तो आपको उसको यूनिलेटरल टॉलरेंस में लेके आना पड़ेगा, बायलेटरल में लेके जाना पड़ेगा यूनिलेटरल में से। अभी ये जो 100 ±0.2 है वो यूनिलेटरल हो गया, उसको आप बायलेटरल में लेके आएंगे तो वो 100.1 ±0.1 बनेगा। इज इट राइट? तो उसको फिर आपको 100.1 ±0.1 पे आपको इसको जिग को बनाना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना होगा जिग बोरिंग मशीन। जिग बोरिंग मशीन का नाम ही इस तरह आया है, आजकल आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। इट इज देयर, इट इज देयर एवरीवेयर, बट नाउअडेज पीपल आर यूजिंग ओनली द CNC मशीन एज द जिग बोरिंग मशीन। आपको शायद थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में सब पढ़ाएंगे, सर पढ़ाएंगे जिग बोरिंग मशीन। Jig boring machines are the machines which are built with utmost accuracy. Jig boring machine में it is just like a milling machine, but cost of the machine will be 10 times the cost of the milling machine. और उसके अंदर की जो accuracy है it will be much better than ordinary milling machine. तो आप jig boring machine इसलिए आया है, it was meant for making jigs and fixtures. And it is also sometimes called mother machine, so you can make the machines also in the jigs and machines, jig boring machine. तो उसके एक्यूरेसी, उसके जनरली लोग उसके ऊपर आप आराम से मिलिंग कर सकते हैं, पर मिलिंग नहीं करेंगे। मिलिंग करने से उसका स्पिंडल का एक्यूरेसी बिगड़ सकता है, इसलिए वहां पर केवल ड्रिलिंग ही करेंगे, ड्रिलिंग एंड बोरिंग ऑपरेशन ही करेंगे। बोरिंग भी एकदम फाइन बोरिंग होगा जिसकी फिनिश बहुत बढ़िया आएगा। और आजकल ये फंक्शन नॉर्मल CNC पे किया जाता है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी जो CNC मशीन की एक्यूरेसी ±0.1 मिल जाता है। 0.1 नहीं मिला तो 0.15 माइक्रोन ± CNC मशीन के अंदर मिल जाता है। इसलिए पीपल प्रेफर नहीं करते हैं। पर आज भी आप दुनिया में अच्छे से अच्छे इंडस्ट्री में जाएंगे, वहां पर जिग बोरिंग मशीन है, जिग ग्राइंडिंग मशीन है, तो है। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये जिग प्लेट जो 100 ±0.1 बनाना है आपको, ये प्लेट जिग बोरिंग मशीन में बन जाता था जुना जमाने में। ओके, नेचुरली देयर वाज नो CNC मशीन्स एट दैट टाइम, तो
ordinary jig boring machine was the only the best machine where this accuracy can be maintained. I hope it is clear. Last question, sir. The Hari. question is very good. Okay, suppose we are making the welding fixtures. So there is Yeah. always a chances of heating, and due to the heating, there is always a chances of expansion and contraction. So how we are adjusting the dimensions in the fixture? Yes. अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, I think Nilesh bhai, I'll exit from here and zoom the component and show you. Okay, I'll try to show in AutoCAD itself. Okay, is it okay? Hello. Hello. We can't hear you, sir. Hello. Just wait for 2 minutes. Sir, AutoCAD open કરીને બતાવે છે. Yes, sir. Yeah. Sir, share your screen. Can you see this now on the screen? No. Are you getting it on the screen now? I think now you'll be able to see. हाँ शेयर करियो हमने शेयर हाँ हाँ देखो. Okay, just continue, sir. अभी आप देख रहे हैं वो जो वेल्डिंग फिक्सर था उसके क्लोज अप व्यू है. अभी जिस तरह का ये कंपोनेंट्स यहाँ पर ये 6 कंपोनेंट लग रहे हैं और ये है. तो दिस इज द वन. ये ब्लू कलर है, आपको इधर स्पॉट वेल्ड करना है. अभी यहाँ पर ये यहाँ से ये होल की 2 होल के बीच में सीढ़ी जब आपको मेंटेन करना हो, मे बी प्लस माइनस जनरली वेल्डिंग फिक्सर्स में काम टॉलरेंस ज्यादा होते हैं, प्लस माइनस 0.5 जितना होगा. अब ये प्लस माइनस 0.5 को गिन के ये कंपोनेंट जनरली अगर ये स्टैम्प्ड कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट के अंदर कोई प्रकार का इनएक्यूरेसी होगा नहीं. कंपोनेंट विल बी ऑलवेज एक्यूरेट. अब कंपोनेंट को आप लोकेटिंग करने के लिए वहां पर आप उसको
वेल्डिंग फिक्सचर के अंदर इजीली रखने का, इजीली निकालने का इस तरह बनाएंगे तो आराम से हमारा टॉलरेंस प्लस माइनस 0.5 जो है बन जाएगा। अगर कहीं प्लस माइनस 1 चाहिए तो और आसान है, और प्लस माइनस 0.2 0.5 तो आराम से बन जाएगा। आपको 0 लोकेशन पे लगाना पड़ेगा, और आपका मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस यहाँ पर जैसा मैंने बताया 1/10 ऑफ द टॉलरेंस अलाउड होगा, उससे ज्यादा नहीं लेना है। उससे लेंगे आपका कंपोनेंट कोई कंपोनेंट आउट ऑफ स्पेक बनने की कोई चांस नहीं रहेगा। अभी फिक्सर भी बताता हूं। यह है, इस तरह बैठ गया कंपोनेंट, यहां पर यहां कॉर्नर में बैठ जाएगा। तो दैट्स इट। अभी ये जो स्लॉट है आपको इसको एक्यूरेसी में बनाना पड़ेगा कि जो कंपोनेंट है, इस जो मेजेंटा कलर की कंपोनेंट है उसके अंदर कोई एक्सपेक्टेड वेरिएशन नहीं रहेगा, यानी कि वो अगर 20 का विड्थ है तो वो 20 ही रहेगा। आपको स्लॉट है, आपको 20.2 या 20.3 बनाना पड़ेगा। वो बनाने की जो स्किल है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दैट इज द स्किल ऑफ द डाई मेकर। वो डाई मेकर विल मेंटेन, और उसको जो अपने जगह पे करना है उसको जनरली वेल्डिंग भी किया जाता है, या तो डबल पिन मैंने बताया शुरू में, वो डबल पिन का यूज करके आप 3 mm का भी डबल पिन मिलता है। 3 mm के डबल पिन भी काफी एक्यूरेट होते हैं, तो 3 mm का डबल पिन से इसका जो रिसीविंग गेज है उसको आप वहां पर रख सकते हैं, और वहां पर कंपोनेंट रख के आपको वेल्डिंग करना है। इस तरह उसको आपने जो पूछा हाउ टू मेंटेन द एक्यूरेसी, वो होगा। So this is the whole fixture. It is made of about 5 mm प्लेट, और ये प्लेट के अंदर ये मैंने बता रहा था आपको, यहां पर ये चीज मूवेबल है। अब ये इसको लोकेट करता है, तो ये कंपोनेंट यहां पर वेल्डिंग होता है। ये ब्लू डॉट बताया, यहां पर आपको वेल्डिंग करना है। थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा इसको। अभी इसको निकाल के कंपोनेंट को आपको वापस ऊपर से उठा लेना है, तो सब जगह वेल्डिंग होने के बाद दैट्स इट। दिलेश भाई, any more questions? Okay. No more questions, sir. Okay, once again, thank you very much, sir. Okay. Thank you very much, sir. On behalf of the college I and thank all the university. students for the patience they had, because generally ऐसा होता है कि it is going above the heads and it is not part of the usual curriculum, but they should know the knowledge of the jigs and fixtures. So they can come back to you, and then you can share my number also with them. I'm always help to them. Those who are interested in the production technology, they should increase their skills in jigs, fixtures, press tools. So I'm always available for any help. Okay, thank you very much. Okay, once again, thank you very much, sir. Thank you for conducting the webinar. Thank you, sir. Girls, you can leave now. Okay? Thank you.